नमस्कार दोस्तों। एक कथा साहित्य का तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। पहला प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, दूसरा बलिदान कहानी का पूरा सारांश निचोड़ आप कह लीजिए एक वीडियो में हमने दे दिया। अब ये रहा आपके सामने बलिदान कहानी जो कि हम पढ़ने चल रहे हैं। तो आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आप ध्यानपूर्वक इसको सुनिए और देखिए, क्योंकि समझ में आना चाहिए। मेन बात ये होगी, आप एक बार देख लें, दो बार देख लें और एक बार देख लीजिए, एक बार किताब से पढ़ लीजिए ना, तो बड़े आसान तरीके से आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं, क्यों तामझाम करना। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज़्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। बात तो सही है भैया, कोई अमीर है तो उसका नाम कोई रेरी नहीं मार के बुला सकता, कोई गरीब है तो उसको कोई प्रेम से नहीं बुला सकता। तो आर्थिक अवस्था का ही तो नाम पड़ रहा है, असर पड़ रहा है ना। मौजे बेला के मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए, सिपाही हो गए भैया, उनका नाम मंगल सिंह हो गया। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहिर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिका दीन हो गया है। अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरखचंद कुर्मी अब हरखू हो गया है। अच्छा, हरखू की कहानी ही इसमें पूरी सारांश में पूरी की पूरी कहानी हरखू की है। तो एक बार आप लोग सारांश जरूर देख लीजिए, क्योंकि कुछ आए या ना आए लेकिन सारांश जरूर पहुंचेगा उसका। हरखू हो गया। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी। शक्कर समझते हैं? चीनी। कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे मटिया मेट कर दिया। मटिया मेट मतलब तहस नहस कर दिया, उसका बिजनेस चौपट कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और वह भी टूट गया। अब देखिए यहाँ पे टूट जाना कई बार आ गया है। जैसे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक टूट गया और वह भी टूट गया। ये तो बड़ी विडम्बना है कि भैया चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब इसमें चच बार मार अनेकों बार आ गया, तो अब यहाँ पे भी समझ लीजिए कि टट मार अनेकों बार आ गया। तो समझिए आप क्या है। 70 वर्ष का बूढ़ा जो ये तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इस पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा, रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं टूटी। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरखू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल हैं, एक ही हल की खेती होती है। लेकिन पंचायतों में आपस की कलह मतलब झगड़ा रहा है। उसकी संपत्ति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात कहता है बेलाग कहता है और गांव के अनपढ़े उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई थी। वह बीमार जरूर पड़ता, कुमार पाँच में मलेरिया से कभी न बचता, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था, ठीक हो जाता। इस वर्ष भी कार्तिक में बीमार पड़ा और यह समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह न की। परंतु उसकी ज्वर यानी बुखार मौत का परवान लेकर चला था। 1 सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरखू चारपाई से न उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम के सीके पिलाता, कभी खुर्च का सत, कभी गदा पूर्णा की जड़,
पर इन औषधियों से कोई फायदा न होता था। हरकू को विश्वास हो गया कि अब वह संसार से चलने के लिए आ गए, अर्थात उसका दिन जो है वो संसार से विदा लेने के लिए आ गया। अब उसकी अंतिम घड़ी चल रही है। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम नाम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा, बिना दवा खाए अच्छे न होंगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरकू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की देह तोड़ी है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरकू ने उसी मंद भाव से कहा, मतलब धीमे स्वर से कहा, तो लेते आना, लेकिन रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है। हाँ, बात तो सही कहती है भैया, दवा कोई नहीं देता, देखने के लिए चले जाते हैं 4-6-10 लोग। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली न कालिका दीन ने, मतलब दोनों लोगों ने खबर नहीं लिया जब से हरकू भैया ने कह दिया कि लेते आना। हाँ, यहीं तो थे। न किसी तीसरे ही ने। हरकू दालान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतराकर अर्थात बचकर निकल जाते थे। कालिका दीन दिखाई देते तो उससे भी यही प्रश्न करता, लेकिन वह भी नज़र बचा जाते, या तो उसे यह सूझता ही नहीं था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती, या वह पैसों को जान से भी प्रिय समझता था, अथवा वह जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की। दवा न आई उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। अच्छा, ये सब बातें आपको सारांश में बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, तो एक बार आप लोग सारांश जरूर देख लीजिए। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला, क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया, कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बेला में होली न मनाई गई, अब अबीर और गुलाल उड़ी, न डफरी बजी, न भंग की नालियां बही। कुछ लोग मन में हरकू को कोसते जरूर थे कि भैया मर गया, अच्छा न तो पी पाए, न तो होली मना पाए, न तो खेल पाए, न तो कुछ बजा पाए, तो कोस रहे थे। हाँ, कि बुढ़े को आज ही मरना था, भैया 2-4 दिन रुक जाता। अब उसके बस में है यार कि रुक जाए, वो उसके बस में होता तो मरता ही ना भाई। अगर किसी के बस में है तो काहे मरेगा, क्यों मरेगा वो, तो उसकी बस में है कि उसको कोस रहे हो तो भैया 2-4 दिन रुक जाते तो मज़ा ले लेते। अरे तुम 2-4 दिन बाद मज़ा ले लेना बस। दिन बाद मरता, लेकिन इतना निर्लज्ज कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। वह शहर नहीं था जहाँ कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता, जहाँ पड़ोसी के रोने पीटने की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुँचती। अर्थात आप यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, भैया शहर में ऐसा ही होता है कि पड़ोसी अगर कुछ खो गया तो किसी से कोई मतलब नहीं, बात तो ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं कह रहे हैं ये लोग। तो ये था पहला। अभी हमें आपको पढ़ना है टोटल 5 पैराग्राफ, समझिए 5 पड़ाव अभी चलना है, तो पहला ही पड़ाव था, तो 5 कंप्लीट करते हैं, फिर लग जाए समय जो लगना हो, क्या करना है। लेकिन बस इतना कहेंगे कि एक बार सारांश देख लीजिए तो मज़ा आ जाएगा। ये हम लोग आ गए हैं दूसरे पड़ाव पे। चलिए, हरकू के खेत गांव वालों की नज़र पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पात से लदी हुई थी। मेड़ बांध से ठीक थे, उनमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरकू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाकर्म में फंसा हुआ था,
उधर गांव के मनचले किसान लाला ओंकार नाथ को चैन न लेने देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी। कोई साल भर का लगान पेशगी देने को तैयार था, कोई नजराने की दूनी अर्थात दोगुनी रकम का दस्तावेज लिखने को तुला हुआ था। लेकिन ओंकार नाथ सबको टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज़्यादा है। वह अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देनी चाहिए। बात सही है। अस्तु जब गिरधारी क्रियाकर्म से निवृत्त हो गया, निवृत्त मतलब फुर्सत हो गया, और चैत का महीना भी समाप्त हो आया, तब जमींदार साहिब ने गिरधारी को बुलाया और उससे पूछा, खेतों के बारे में क्या कहते हो गिरधारी? गिरधारी ने रोककर कहा, उन्हीं खेतों का ही तो सहारा है भैया, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा। ओंकार नाथ, नहीं, जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता हूँ। हरकू ने उन्हीं 20 साल तक जोता, उन पर तुम्हारा हक है, लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपये बीघे पर जोतते थे, तुम्हें 10 रुपये मिल रहे हैं, और नजराने के रुपये 100 अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। हाँ भैया, नजराने के रुपये दे दीजिए, बात सही है। बेचारा पैसा दे नहीं पाता, लास्ट में इसकी ज़मीन चली जाती है, बेचारा आत्महत्या कर लेता है। बहुत दुख है। गिरधारी सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं। इतने रुपए कहाँ से लाऊं? जो कुछ जमा जथा थी दादा के काम में उड़ गई। अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई। रुपए कहाँ से लाऊं? ओंकार नाथ, नहीं सरकार, ऐसा न कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। ओंकार नाथ, अच्छा यहाँ थे क्या? यह सच है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा रियायत नहीं कर सकता था, इससे ज़्यादा माफ़ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। फिर गिरधारी ओंकार नाथ से कहता है, भैया देखो सरकार, ऐसा ना कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो बैल बधिया बेच कर 50 रुपये कर सकता हूँ, इससे बेशी की हिम्मत नहीं पड़ती। ओंकार नाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते होगे कि हम ये रुपए लेकर घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम ही जानते हैं। कहीं यह चंदा, कहीं वह चंदा, कहीं यह नज़र, कहीं वह नज़र, कहीं यह इनाम, कहीं वह इनाम, इनके मारे कचूमन निकल जाता है। बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डालियों में उड़ जाते हैं। जिसे डाली न दो वही मुँह फुलाता है। जिन चीज़ों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगा कर डालियों में सजाता हूँ। उस पर कभी कानूनगो आ गए, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया। सब मेरे मेहमान होते हैं। अगर ना करूं तो नक्कू बनूं और सबकी आंखों में कांटा बन जाऊं। साल में 1000-1200 मोदी को इसी रसद खुराक के मद में देने पड़ते हैं। अब मोदी भैया, ये सरकार मत सोचिएगा आप लोग, ठीक, कि मोदी से बड़ा लंबा कनेक्शन था इनका, तो नहीं, यह सब कहाँ से आवे? बस यही जी चाहता है कि छोड़ छाड़ निकल जाऊं, लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि एक से रुपए सता कर लें और दूसरे को रो रो कर दें। यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते, तो हरी इच्छा नजराने में 1 पैसे की भी रियायत न होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं, मैं दूसरा प्रबंध कर लूँगा। कहाँ से पाए पैसे? बड़ी विडम्बना होती है मजदूरों के पास। आज भी यही है। बस सबसे ज़्यादा पैसा मजदूरों का जा रहा है नशाखोरी में।
बच्चे बूढ़े बालक सब उसी में पड़े हुए हैं। कोई एक नहीं कि घर था, एक गार्जियन नहीं नशा करता, सभी कर रहे हैं। हाँ, बात अलग है कि चोरी छिपा कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं। अच्छी बात है, लगे रहो भैया। एक दिन खुद ही नशा क्या करेगा, पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। तो खुद ही समझ में आएगी भैया बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। नशा से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूर भागिए, उतनी जल्दी छोड़ दीजिए। नशा में क्या रखा है, कुछ नहीं। चार लोग बुराई करेंगे, बदनामी होगी, और क्या। खैर, क्या करना है, खुद समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो दुनिया तो गड़बड़ाती ही है। आइए तीसरा देखते हैं। गिरधारी उदास होकर घर आया। 100 रुपए का प्रबंध करना उसके काबू के बाहर था। मतलब उसके बस में नहीं था बेचारे के पास कि 100 रुपए भी इकट्ठा करे। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेचूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा। बात तो ठीक है भाई, जब बैल ही नहीं तो खेत की जुताई कैसे, फसल कैसे उगेगी। घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला ही कौन है, और फिर बाप दादों का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन इन्हें बेचकर 25 रुपए या 30 रुपए से अधिक न मिले। उधार लूं तो देता कौन है। अभी बनिए के 50 रुपए सिर पर चढ़े हैं, वह 1 पैसा भी न देगा। घर में गहने भी तो नहीं हैं, नहीं उन्हीं को बेचता। ले देकर एक हंसली समझते हो, बनवाई थी। वह भी बनिए के घर पर पड़ी। हंसली जो एक गहना होता है, उसे पहना जाता है, चांदी की होती है। आप लोग तो देखो ही कि नहीं, हम भी नहीं देखे हैं तो क्या बताएं, लेकिन सुने ज़रूर हैं। अब है भी नहीं किसी के पास, कोई सब उसको जिसके पास थी सब और दूसरा गहना बनवा लिए। कहाँ थे, बनवाई थी, बनिए के पास पड़ी है। साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत न आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इसी चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय न सूझता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा न लगता, रात को नींद न आती। खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में फूंक सी उठने लगती। हाय, वह भूमि जिसे हमने वर्षों जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेड़ों रखी, जिसकी मेड़ बनाई, उसका मजा आज दूसरा उठाएगा। ये खेत गिरधारी के जीवन के अंश हो गए। उसकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त से रंगी हुई थी। उनका एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हो रहा था। उसके नाम उसकी जीवा पर उसी तरह आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों के कोई चौबीसों था, कोई 22 था, कोई नाले वाला, कोई तलवे वाला। इन नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता था। वह इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो कि सजीव हैं, मानो उसके भले बुरे के साथी हैं। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारी मन की मिठाई, सारे हवाई किले इन्हीं खेतों पर अवलंबित थे। इसके बिना यह जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था, और वे ही अब हाथ से निकलते जाते। यह घबरा कर घर से निकल जाता और घंटों ने खेतों के मेड़ों पर बैठा रोता, मानो उससे विदा हो रहा हो। इस तरह 1 सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त न कर सका, बेचारा। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने 100 रुपए नजराने देकर 10 रुपए बीघे पर खेत ले लिए। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण बाद वह दादा का नाम लेकर बिलक बिलक रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था मानो हरखू यानी गिरधारी का पिता आज ही मरा हो। आइए चौथा पैराग्राफ देखते हैं। लेकिन सुभागी कौन थी, गिरधारी की पत्नी। लेकिन सुभागी यूं चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिका दीन के घर गई और उसकी स्त्री से खूब लथेड़ा अर्थात लड़ाई कर ली। कल का बानी आज का सेठ, खेत जोतने चले हैं, देखें कौन मेरे खेत में हल ले जाता है, अपना और उसका लोहू एक कर दूं।
पड़ोसियों ने उसका पक्ष लिया। सब तो है, आपस में यह चढ़ा उतरी नहीं करना चाहिए। नारायण ने धन दिया है तो क्या गरीबों को कुचलते फिरोगे? सुभागी ने समझाया, मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त शांत हो गया। किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती है, वृक्षों को जड़ से उखाड़ डालती है, सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायतों में अपने दुखड़े रोती और कालिका दीन की स्त्री से छेड़ लड़ती, अर्थात खोद खोद कर लड़ती। इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा? अब यह जीवन कैसे कटेगा? ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे? मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वह मर जाना अच्छा समझता था। वह अब तक गृहस्थ था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था पर मान था। नाई, बढ़ई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार, ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब वह मर्यादा कहाँ? अब कौन उसकी बात पूछेगा? कौन उसके द्वार पर आवेगा? अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे कौन बैलों को नाद में लगावेगा? वह दिन अब कहाँ? अब गीत गा गा कर हर चलता था। चोटी पर पसीना एड़ी तक आता था, पर जरा भी थकावट न आती थी। अपने लहराते खेतों को देखकर भूला न समाता था। खलिहान और अनाज का ढेर सामने रखे अपने को राजा समझता था। अब अनाज के टोकरे भर भर कौन लावेगा? अब खेती कहाँ, बखार कहाँ? यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। गांव के दो चार सज्जन जो कालिका दीन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वह उनसे भी खुलकर न बोलता। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नज़र में गिर गया। अगर कोई समझता कि तुमने क्रिया कर्म में व्यस्त इतने रुपए उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता। वह अपने उस काम पर जरा भी पछताता। मेरे भाग में जो लिखा है वह होगा। पर दादा के ऋण से उऋण हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 बार खिला कर खाया। क्या मरने के पीछे इन्हीं पिंडों पानी को तरसता? इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश में घटाएं आई, घटाएं बादल, पानी गिरा। किसान हल जुएं ठीक करने लगे। बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर आता। अपने हलों को निकाल देखता। उसकी मुठिया टूट गई है, उसकी फाल ढीली हो गई है, जुएं में सैला नहीं है। यह देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ गया और बोला, रज्जू, मेरे हल की भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुणा भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया। नींद से चौंक पड़ा। ग्लानि से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई। चुपचाप घर चला आया। गांव के चारों ओर हलचल मची हुई थी कि कोई सन के बीच खोजता फिरता था। कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज लिए आता था। कहीं सलाह होती थी कि किस खेत में क्या बोना चाहिए। कहीं चर्चा होती थी कि पानी बहुत बरस गया, 2-4 दिन ठहर कर बोना चाहिए। गिरधारी ये बात सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता रहता था। गिरधारी बड़ा कष्ट में बेचारा। बस ये चौथा समाप्त। ये रहा आपके सामने 5वां पैराग्राफ। आइए देखते हैं। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था
कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, गोई को बांध कर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते। गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ कोई ग्राहक आवे तो निकाल दे। मंगल सिंह, एक ग्राहक तो हम ही हैं, हमें को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न देने पाया कि तुलसी बनिया और गरज कर बोला, गिरधर तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं, वैसा कहो, 3 महीने से हीला हवाला करते चले आते हो, अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल को अंगोरे बैठे। अंगोरे का मतलब इंतजार करते, तुम्हारी फसल का इंतजार करते कैसे बैठे रहे। मंगल सिंह एक ग्राहक, अरे कहाँ है। गिरधारी ने दीनता से कहा, साह जैसे इतने दिनों माने हो, आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी के इशारे से बातें की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर के घर ही में रह जाएं, कभी कभी आँख से देख तो लिया करूँगा। मंगल, मुझे अभी तो ऐसा कोई काम नहीं, लेकिन घर पर सलाह लूँगा। गिरधारी, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो भूसा है। मंगल, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्य कुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का यह अच्छा शुभ अवसर मिला। 80 रुपए की जोड़ी 60 रुपए में ठीक कर लिए। बताइए। गिरधारी ने अब बैलों को न जाने किस आशा से बांध कर खिलाया था। आज आशा का वह कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषादमय नेत्रों से उसके मुंह की ओर ताक रहा था। यह मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरे मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर छांटी करता था, जिनके खली दाने की चिंता अपने खाने से ज़्यादा रहती थी, जिनके लिए सारा दिन भर हरियाली उखाड़ा करता था, ये मेरी आशा की 2 आँखें, मेरे इरादे के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों के 2 चिन्ह, मेरे 2 हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। जब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को ले चले, तब गिरधारी उसके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया। जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छूती, उसी तरह गिरधारी ने बैलों को न छोड़ता था। सुभागी भी दलान में खड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चरपाई पर पड़ा रहा। प्रातः सुभागी चिलम भरकर ले गई तो वह देखी गिरधारी था ही नहीं। चिलम भरकर ले गई तो वह चरपाई पर न था। उसने समझा कहीं के चले गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी यानी घंटे बीत गए, दिन चढ़ाया और वह न लौटा, तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। गिरधारी बेचारा मर गया, आत्महत्या कर लिया। समझ लीजिए 6 महीने बाद सपने उपने में आता है अब गिरधारी। लास्ट। संध्या हो गई, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। आ तो गया, पर हाँ, आत्मा के रूप में। सुभागी बोल पड़ी, घर जाओ, वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आज सारे दिन कहाँ रहे? यह कहते हुए वह गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दिन हल लेकर अपने खेत पर पहुँचे। अभी कुछ अंधेरा था। बैलों को हल में लगा रहे थे कि एकाएक यानी अचानक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वहीं मिर्जई, वहीं पगड़ी, वही सोंटा। कालिका दिन ने कहा, अरे गिरधारी, मर्दे आदमी,
तुम यहाँ खड़े हो? और बेचारी सुभागी हैरान हो रही, कहाँ से आ रहे हो? यह कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दीन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया और लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दीन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी। गिरधारी का तो पसीना छूटा भैया, जान बची लाखों पाया। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है और 20 रुपये महीने घर आता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और तरकारी यानी सब्जी, और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है। नहीं, पैसा आने लगा। लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं। यह अब मजूर है। सुभागी अब पराए गांव में आए हुए कुत्तों की भांति दुबकती फिरती। वह अब पंचायत में नहीं बैठती। वह अब मजदूर की माँ है। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओंकारनाथ बहुत चाहते हैं कि ये खेत उठ जाए, अर्थात कोई ले ले, लेकिन गांव के लोग अब उन खेतों का नाम लेने से डरते हैं। तो ये था गिरधारी यानी आपकी कहानी, यानी आपकी जो बलिदान कहानी है, ये आज कंप्लीट हुई। फिर मैं कह दे रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए वीडियो तो आप सबका बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। लेकिन फिर कह दे रहा हूँ कि एक बार सारांश ज़रूर देख लीजिए ताकि कहानी समझ में आ जाए। प्रेमचंद जी का जीवन परिचय भी है, 4-6 मिनट का, देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।